बहुत दिनों बाद महताब कुरैशी सुबह सवेरे सैर के लिए अपने पॉश इलाके के पार्क में गया था। महताब की उम्र 60 साल के लगभग होने के बावजूद इसकी सेहत काबिल रश्क थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि इसे कोई फिक्र नहीं थी और दूसरी वजह वो खुद को अपने काम में मसरूफ रखता था। इसने ट्रैक सूट पहना हुआ था और इसकी आंखों पर फ्रेमलेस कीमती चश्मा था। वो अब कुछ देर किसी बेंच पर बैठना चाह रहा था। इसके बाद इसका इरादा अपने घर जाने का था। महताब कुरैशी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का मारूफ नाम था। इसने माजी में कई सुपरहिट फिल्में की थी। जब फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हुई तो वो छोटी स्क्रीन की तरफ चला गया। इसने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया और पहले ही ड्रामा सीरियल से ऐसी धूम मचाई कि इसका इदारा सफ़े अव्वल में शामिल होने लगा। इसके बाद वो इस इंडस्ट्री में मसरूफ़ हो गया और एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट में धूम मचाने लगा। महताब कुरैशी ने अपने काम ही से नहीं बल्कि अपने साथ काम करने वालों के साथ भी मुखलिस था। वो भरपूर अंदाज में काम लेने का आदी था और वक्त पर मुआवजा अदा करना इसकी आदत थी। वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करता तो इसकी हर पहलू पर नज़र होती। इसके पास राइटर्स डायरेक्टर्स की बेहतरीन टीम मौजूद थी जो हमा वक्त इसके लिए काम में मसरूफ़ रहती। जब से इसका बेटा अनीस कुरैशी प्रोडक्शन में आया था इसने बहुत से काम का बोझ अपने सर पर ले लिया था और महताब को कुछ फुर्सत मिलने लगी थी। महताब एक तरफ बेंच पर बैठ गया और इन लोगों की तरफ देखने लगा जो सैर और मुख्तलिफ वर्जिश में मसरूफ़ थे। कई उम्र सीधा और नौजवान जोड़े भी दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे थे जो अकेले ही थे। महताब इन सब की तरफ देखता हुआ धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहा था। इसके दिमाग में एक कहानी रक्स करने लगी, एक ऐसी कहानी जो सुबह की सैर से शुरू हो और फिर आगे ही आगे बढ़ती है। महताब कुरैशी के मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल की वन लाइन्स ऐसे ही चलते फिरते इसके दिमाग में आई थी और इसने अपने राइटर्स की टीम में से किसी एक को मुंतखब करके इससे पूरी सीरियल लिखवा ली। और ऐसी कई कहानियाँ भी थी जो इसके दिमाग में आती थी लेकिन खुद ही महव हो जाती। महताब कुरैशी ने दूसरी तरफ देखते हुए जो ही गर्दन का रुख मोड़ा तो चौंक गया। इसके बराबर में एक नौजवान बैठा हुआ इसी की तरफ देख रहा था। जो ही महताब की निगाहें इस नौजवान से चार हुई वो नौजवान मुस्कुरा दिया। महताब ने इसका जायजा लिया। इस नौजवान की उम्र 26 साल होगी। सर के बाल छोटे और शेव बड़ी हुई थी। इसकी नीली आंखें और कद 5 फुट 10-11 इंच तक होगा। इसने जीन्स की पुरानी पैंट के साथ आसमानी रंग की शर्ट पहनी हुई थी और ऊपर पुराना कोट था जो कॉलर के एक तरफ से फटा हुआ था जैसे चूहे ने दांतों से कुतर दिया हो। इसके पैरों में बगैर पॉलिश किए बूट थे। कैसे हैं सर आप? इसने धीमे लहजे में चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। महताब भी मुस्कुराया और इसका जायजा लेने लगा। महताब कई बार टेलीविज़न की स्क्रीन पर आया था इसलिए इसे बहुत लोग जानते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इससे मिलकर बातचीत कर लेता जो अक्सर इसके ड्रामों के हवाले से ही होती। महताब ने इस नौजवान को भी अपना कोई प्रस्तार ही समझा। मेरा नाम बाबर है, इसने बताया। अब बहुत बड़े इदारे के मालिक महताब कुरैशी ही है ना? जी मैं महताब कुरैशी हूँ। एक अजनबी नौजवान के मुंह से अपना नाम सुनकर इसे खुशी हुई। मैंने आपके कई ड्रामा सीरियल देखे हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं। आपके काम के बगैर तो अब टीवी स्क्रीन फीकी लगती है, बल्कि हर चैनल चाहता है कि आपके लिए काम करे। बाबर बोला। अपनी तारीफ सुनकर महताब के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और कोशिश होती है जो चीज़ भी लेकर आऊँ वो देखने वालों को पसंद आ जाए। आप करोड़ों कमाते होंगे। बाबर की नज़रें इसके चेहरे पर मुंजमद थी। महताब को इसका वो सवाल पसंद नहीं आया। इसके बावजूद इसने मुस्कुराते हुए इनकिसारी से जवाब दिया। शुक्र है दाल रोटी चल रही है। ये शुक्र नहीं ना शुक्री है। दाल रोटी कहाँ चल रही है सर? बकरे का गोश्त और महंगे होटलों का खाना चलता है। ब्रांडेड कपड़े, जूतों और गाड़ियों की खरीदारी होती है। बाबर तेजी से बोला। महताब को इसकी ये बात और भी ज़्यादा नागवार गुजरी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना है। बिल्कुल जाइए, मैं आपको रोक नहीं रहा। आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं सर। महताब खड़ा हो गया और जो ही जाने के लिए इसने एक कदम बढ़ाया तो बाबर भी उठा और बोला। आपसे एक बात करनी थी। महताब रुक गया। इसने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रों में सवाल था। बाबर मुस्कुराया। आप मसरूफ़ आदमी हैं, आपके पास वक्त कम होता है। ये तो आज जाने कैसे आप यहाँ आ गए, वरना इससे कबल 1.5 माह पहले आप यहाँ आए थे। तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? महताब को हैरत हुई। मैं यहाँ आता रहता हूँ, आपके काम का फ़ैन हूँ। बाबर फिर मुस्कुराया। फिर मुलाकात होगी, अभी मुझे जाना है। महताब ने बात को इसी जगह ख़त्म करना चाहा। एक नहीं कई मुलाकातें होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बाद बस हमारी दूसरी मुलाकात हो, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, इंतहाई मसरूफ़ रहते हैं और मुझे आपके कीमती वक्त का एहसास है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि कई मुलाकातें होंगी और तुम चाहते हो कि अगली मुलाकात आखिरी मुलाकात हो? इन सब बातों का मतलब क्या है? महताब की मुतहय्यर नज़रें इसके चेहरे पर रक्स कर रही थी। एक हमारी ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में मैंने आपका नाम बताया है, आपके काम की तारीफ़ की है और आपसे 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। चाहता हूँ दूसरी मुलाकात में आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दें और तीसरी चौथी मुलाकात की ज़रूरत ही ना पड़े। बाबर ने बड़े इत्मीनान से अपनी बात महताब से कह दी और महताब इसकी बात सुनकर दम खुद रह गया। पब्लिक पार्क में वो नौजवान जिस तरह इससे 1 करोड़ रुपये मांग रहा था, इस पर महताब की हैरत ख़त्म नहीं हुई। तुम इससे कोई मजाक कर रहे हो? तुमने कहीं कैमरा छुपाया हुआ है और फिर मुझे कहोगे सॉरी सर, हमने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया है।
महताब बोला, ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई कैमरा नहीं है और कोई मजाक नहीं है। मैं अकेला हूँ और आपसे 1 करोड़ रुपये मांग रहा हूँ। आप मुझे 1-2 दिन में 1 करोड़ रुपये दे दें। वैसे तो जितना आपके पास रुपया है, आप अभी एक फ़ोन कॉल के ज़रिए भी 1 करोड़ रुपये मंगवा कर मेरे हवाले कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको 1-2 दिन दे रहा हूँ। आप मुझे 1 करोड़ रुपये कल दे दें या परसों। बाबर के चेहरे में कोई लर्जिश नहीं थी, वो पूरे एतमाद अंदाज में बात कर रहा था। मैं तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हूँ। अभी एक कॉल करूँगा और पुलिस गाड़ियाँ यहाँ आ जाएंगी। पुलिस आ जाएगी तो आप इनसे क्या कहेंगे? तुम इससे 1 करोड़ रुपये की रकम मांग रहे हो। मैं तो सर आपके काम की तारीफ कर रहा हूँ, आपसे काम मांग रहा हूँ। देखें सर, मेरी शक्ल बिल्कुल आपके ड्रामा सीरियल के हीरो जैसी है। मोहन साहब, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो और आप वक्त ज़ाया मत करें। मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए परसों तक। इसके बाद की मुलाकातें कुछ अच्छी नहीं होंगी। आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आ जाएगी। पल पल आप परेशानी के आलम में बहुत से मामलात फेस करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बोचाल आ जाएगा। बाबर के लहजे में तगैयर आ गया। इसके धीमे अंदाज में ऐसी धमकी पोशीदा थी कि एक लम्हे के लिए तो महताब डर गया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जी बताएं, क्या बात है? मेरे पास 1 करोड़ रुपये तुम्हारे बाप के लिए नहीं है कि मैं प्लेट में रख कर तुम्हें दे दूं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। महताब को भी गुस्सा आ गया और इसने आवाज़ नीचे रखते हुए दांत पीसे। बाबर मुस्कुराया, अब परसों तक का इंतजार करूँगा। इस पर्ची पर मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इसे अपने फ़ोन में सेव कर लें ताकि जब भी कॉल करनी हो तो आप रिसीव कर सकें। बाबर ने अपने कोट की जेब से एक पर्ची निकालकर महताब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बाबर फिर नहीं रुका, एक तरफ चला गया। महताब हैरत से इसे जाता हुआ देखता रहा और फिर खुद भी पार्क से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। अचानक अपने हाथ में पर्ची देखी तो इसे बाहर फेंकने लगा। फिर इसने वो पर्ची अपनी कार के डैशबोर्ड में रख ली और कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। महताब को रोज़ाना कई लोग मिलते थे। हर मिलने वाले का मिजाज अलग होता था। कुछ खुश होने वाले होते और कुछ जलन की वजह से ऐसी बातें करते हैं। महताब की नज़र में बाबर भी ऐसा ही था। मुमकिन है इसके किसी मुआरिफ ने इसे जहनी तौर पर परेशान करने के लिए इसे चंद पैसे देकर भेजा हो। इस तरह करने से वक्ती तौर पर जहनी बेसुकूनी रहती है और काम से तवज्जो हट जाती है। अपने खूबसूरत घर में जाकर महताब ने पहले गुस्ल किया, इसके बाद वो नाश्ते की मेज़ पर चला गया। अभी तक सभी सोए हुए थे। महताब की आंख क्योंकि आज जल्दी खुल गई थी, इसलिए वो सैर के लिए निकल आया था। महताब की बीवी सफ़िया बेगम का तो मामूल था कि वो 11 बजे से पहले अपने बिस्तर को नहीं छोड़ती थी। सफ़िया 50 साल की उम्र में भी बहुत खूबसूरत और पुरकशिश खातून थी। अपने शोहर के साथ बड़ी पार्टियों में जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, महंगी गाड़ियों में बैठना और खर्च करने के लिए जितना पैसा दरकार होता वो शोहर से मिल जाता था। इसलिए वो हर तरह की फ़िक्र से आज़ाद थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर थे और सबसे बड़ा बेटा पढ़कर बाप के बिजनेस में शामिल हो गया था। प्रोडक्शन के इसने कई कोर्सेज किए थे, इसलिए इसे इस काम में किसी उलझन का सामना नहीं करना पड़ रहा था। महताब नाश्ता करने के साथ अखबार ही पढ़ रहा था। अचानक इसने अखबार एक तरफ रखा और नाश्ते से भी हाथ रोककर अपने मोबाइल से एक नंबर मिलाकर इंतजार करने लगा। कई बेल जाने के बाद एक खुमार में डूबी हुई आवाज़ आई, हेलो, अभी तक सो रहे हो यार सिद्दीकी? महताब ने आवाज़ कान में पड़ते ही पूछा। आप बोल रहे हैं? सुबह कॉल कर दी है, हैरियत तो है? यावर ने पूछा। आज जल्दी उठ जाओ, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करो और मेरी तरफ आ जाओ। महताब ने कहा, सब ठीक है ना? सब ठीक है, फिक्र की बात नहीं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। महताब ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया और इत्मीनान से नाश्ता करने लगा। जब वो अपने कमरे में गया तो सफ़िया उठकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। आप कहाँ चले गए थे? आज मेरी आंख जल्दी खुल गई थी और मैं सैर के लिए चला गया था, महताब ने बताया। इतने सवेरे उठ के आप? सफ़िया को हैरत हुई। सुबह का लुत्फ़ लग गया। जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी किरणें बिखेरता हुआ ऊपर उठता है और अंधेरे की चादर इसी रफ्तार से सिरक रही होती है, चहल पहल शुरू होती है। चहल पहल में परिंदों की आवाज़ मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे पस्से पर्दा धुन बाज रही हो। शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर होता होगा। महताब ने इसकी हुमार आलूदा निगाहों में झांकते हुए कहा, कोई नया आइडिया है? सफ़िया ने पूछा। वो चौंका। मेरे दिमाग में नया आइडिया नहीं आया है, अलबत्ता आज मुझे किसी ने एक नई 1 लाइन दी है। इसका मतलब है आज आपका सुबह सवेरे उठना बहुत अच्छा लग रहा है। महताब को बाबर की बात याद आई। वो थोड़ी देर बाद चुप हो गया, फिर सोचते हुए बोला, अब ये मालूम नहीं कि अच्छा है या बुरा, क्या पता मुझे कहना पड़े कि मैं सुबह सवेरे सैर के लिए गया ही क्यों था। वो मुस्कुरा दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सफ़िया खड़ी हो गई। कुछ नहीं, मेरी बात को इतना संजीदा मत लो कि तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से कलियों जैसी मुस्कुराहट गायब हो जाए। सफ़िया अपने शोहर की बात सुनकर मुस्कुराई और हाथ झटक कर बाथरूम की तरफ चली गई। महताब अपने लान में टहलने लगा। जल्दी उठने से इसे लग रहा था कि दिन बहुत तवील है, वरना तो वो 11 साढ़े 11 बजे उठकर तैयार होता और नाश्ता करने के बाद 1-1:30 बजे तक अपने दफ्तर के लिए जाता। यावर से दिख आया तो महताब इसे सीधा अपने स्टडी रूम में बुला लाया। यावर की उम्र 40 साल थी। इसकी घनी मूंछों में कई सफ़ेद बाल झांक रहे थे। इसने कभी अपने सर को स्याह या कोई दूसरा रंग नहीं लगाया था, इसलिए इसके सर के बालों में भी चांदी चमकती थी। वो इस इदारे का मुस्तकिल राइटर था और उसके कलम से कामयाब सीरीज निकलती थी। क्या बात है, आज इतनी जल्दी मुझे बुला लिया? यावर ने पूछा।
तुम आज मेरी वजह से जल्दी उठ के। हम शोबिस के लोगों के बड़े अजीब शौक होते हैं, ना सोने का वक्त ना जागने का, अपनी अलग ही दुनिया में जीते हैं हम। मेहताब बोला, हर काम की नौयत होती है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि हम वेब सीरीज बनाते हैं। जी मैंने कहा था, और एक 1 लाइन भी सुनाई थी, और आपने कहा था अभी फुर्सत नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हो और एक नया काम शुरू करते हैं। आज नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल है कि हम एक वेब सीरीज बनाते हैं। 1 लाइन मैं सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत दौलत का मालिक बिजनेसमैन। एक सुबह इसे अजनबी मिलता है, वो इससे बातें करता है। अचानक वो कहता है कि मुझे 2 दिन में 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दें तो हमारी दूसरी मुलाकात के बाद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। अगर आपने 2 दिन के बाद भी मुझे 1 करोड़ रुपया ना दिया तो इसके बाद हमारी होने वाली मुलाकातें ऐसे होगी कि तुम्हारी दुनिया दहल जाएगी। मेहताब चुप हो गया, इसकी तरफ देखने लगा। यावर की निगाहें इसी पर जमी हुई थी। फिर क्या होता है? यावर ने पूछा, फिर क्या होता है? ये तुम देखने वालों को बताओगे कि फिर क्या होता है। तुम कहानी सोचो, इसमें तजस्सुस, थ्रिल, एक्शन और जो मसाला डाल सकते हो डाल दो। ऐसी शाहकार वेब सीरीज बने कि देखने वाले बस इसको देखते रहे। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। यावर सोचता रहा, फिर वो कुर्सी से उठा और बोला, इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है, बस मुझे वही बहुत कुछ चाहिए। मेहताब ने कहा, 1 लाइन अच्छी है, काम शुरू कर दो। मेहताब ने पुरजोश अंदाज में कहा, समझ लीजिए काम शुरू हो गया, और दिमाग चल पड़ा। यावर मुस्कुराया, बजट की परवाह मत करना, तुम ऐसा करो, मुझे 1 आध दिन में इसका एक ही एपिसोड लिख कर दो। 40 मिनट से दौरानिया ज़्यादा ना हो। पहली किस्त में ऐसा धमाका हो कि देखने वाले इसके साथ बंध जाए। पहली किस्त के बाद हम कहानी मुकम्मल करेंगे और फिर इस पर भरपूर काम शुरू कर देंगे। पहली किस्त की समरी बनाकर मैं आपको सुना दूंगा कि पहली किस्त में क्या क्या होता है। यावर सोचते हुए बोला, हाँ ये ठीक है। मेहताब बोला, वैसे तुमको मेरा आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऐसा ख्याल कैसे आया आपको? यावर ने तारीफ करने के बाद पूछा। मेहताब ने अपना गला साफ किया, राइटर होकर पूछते हो कैसा ख्याल कैसे आया? कहानी कैसे दिमाग में आती है, इसका जवाब कोई राइटर ही दे सकता है, कुदरत की देन होती है। सही कह रहे हैं आप, अब मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा, हो सकता है शाम को ऑफिस में मुलाकात हो जाए। यावर अपनी जगह से उठा और इजाज़त लेकर बाहर चला गया। यावर अपनी गाड़ी में बैठा अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक सड़क के किनारे खड़े एक नौजवान ने लिफ्ट लेने का इशारा किया। वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ स्पीड ब्रेकर था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार का आहिस्ता होना लाजमी था। जो ही गाड़ी आहिस्ता हुई, यावर ने कार रोककर पैसेंजर सीट की तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे किया तो वो नौजवान जो कि बाबर था झुका और शाइस्ता लहजे में बोला, क्या मुझे आगे तक लिफ्ट मिल सकती है? वक्त कुछ ऐसा है, किसी अजनबी पर एतबार करने को दिल नहीं चाहता। यावर हफीफ सा मुस्कुराया, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। आप बहुत बड़े राइटर हैं और मुझे आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा तो मुझे खुशी हो। बाबर बोला। वो उसकी बात सुनकर चौंका, आप मुझे कैसे जानते हो कि मैं राइटर हूँ? जी मैं आपको जानता हूँ, दरअसल मैं भी राइटर हूँ और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। अगर आप मुझे साथ बैठने का मौका दे दें तो मुमकिन है आपको फ़ायदा पहुँच जाए। मुझे फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? ये बात करने पर मुनहसर है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? बाबर ने इजाज़त चाही तो यावर ने तजब्जुब के आलम में अपने सर को युम्बश देकर इसे बैठने की इजाज़त दे दी। बाबर इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। यावर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप सर मेहताब से मिलकर आ रहे हैं? हाँ, हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। आप बता रहे हैं कि मुझे फ़ायदा हो सकता है, मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है? यावर एक राइटर था और किसी न किसी कहानी की खोज में लगा रहता, इसलिए वो घूमकर अपने सवाल पर आ गया। मैंने आज सुबह सर मेहताब को एक 1 लाइन सुनाई थी, उन्होंने मेरी 1 लाइन सुनी और कहा यह कोई कहानी नहीं है और वो चले गए। बाबर ने कहा, आपने कौन सी कहानी सुनाई? यावर ने दिलचस्पी से इसकी तरफ देखा। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर देख चुका हूँ, आप एक प्रोग्राम में आए थे और मैं सुबह से सर मेहताब के घर के बाहर खड़ा हूँ। मुझे एक चांस की जरूरत है, चाहता था कि किसी तरह इनसे दोबारा मिलूं। फिर आपको अंदर जाते और बाहर निकलते देखा तो सोचा आपको कहानी सुना देता हूँ। बाबर का महसूस दिमाग लहजा था। कहानी क्या है? यावर ने पूछा। कहानी एक बहुत बड़े आदमी से शुरू होती है, इसके पास बड़ा पैसा है। एक दिन वो सैर के लिए पार्क में जाता है तो उसे एक अजनबी मिलता है। वो इससे बात करता है, इसकी कामयाबी पर रश्क करता है, फिर कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपये की जरूरत है। अगर परसों तक मुझे रकम मिल गई तो ठीक, इसके बाद अगली मुलाकातें नहीं करूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो परसों से तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। बाबर बोला। गाड़ी चलाते हुए यावर बार बार मुतहय्यर नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। जो ही बाबर चुप हुआ, इसके मुंह से निकला, ये कहानी तुमने मेहताब साहब को सुनाई है? आपकी हैरत मुझे बता रही है कि उन्होंने आपको ये 1 लाइन सुनाकर इस पर काम शुरू करने के लिए कहा है। बाबर एकदम यावर की तरफ देखकर सवाल करने लगा। यावर हिचकिचाने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी ही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी कहानी इनको पसंद नहीं आई, आप इस कहानी को लिखें, मेरे पास मुकम्मल कहानी है। बाबर ने यह कहकर सामने देखा, मुझे इस जगह उतार दे। यावर ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करते हुए कहा, आगे कहानी क्या है? गाड़ी रुक गई। बाबर ने पहले तो यावर की तरफ मुतानत से देखा और मुस्कुराया। आगे की कहानी जानना चाहेंगे आप? अगर तुम मुनासिब समझो तो ठीक, वरना इस 1 लाइन पर काम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। मैंने 15 सुपरहिट सीरियल लिखे हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में ज़ौम पैदा हो गया। एक सुपरहिट सीरियल आपके इंतजार में है, गुड लक। बाबर ने दरवाज़ा खोला। कुछ बताओगे नहीं कि आगे क्या हुआ? यावर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए जुमला मुकम्मल किया। अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दें, बाबर बोला। यावर ने जल्दी से अपना कार्ड इस तरफ बढ़ाया। बाबर ने वो कार्ड लिया और मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको कॉल करूंगा। बाबर ने कहा और कार से उतरकर तेज़ी से एक तरफ चला गया। यावर इसको जाता हुआ देखने लगा।
इसने कार आगे बढ़ाते हुए सोचा कि महताब ने इस नौजवान की वन लाइन सुनी और इसे चलता कर दिया। बेहतर होता कि महताब इससे मुकम्मल कहानी सुनता और अगर इसने कुछ किस्तें लिखी होती तो वो भी ले लेता। यावर सोचता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। महताब तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपने हाथ मोबाइल फोन की तरफ बढ़ा ही रहा था कि बेल होने लगी। स्क्रीन पर अजनबी नंबर था। इसने मोबाइल फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से बाबर की धीमी आवाज़ सुनाई दी। बाबर बोल रहा हूँ, आज सिर्फ आपसे बात हुई थी, आपको याद होगा। मुझे कुछ याद नहीं है, आइंदा मुझे कॉल मत करना। महताब ने यह क्या कॉल मुनक़ता करनी चाहिए कि बाबर जल्दी से बोला, बस इतना बता दे कि परसों मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, फिर मैं आपको एक वक्त और जगह बता दूँ कि रुपए कैसे देने हैं। तुमने क्या कहा था कि अगर मैंने इनकार किया तो फिर क्या होगा? महताब अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, मैंने कहा था कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो मैं आइंदा कभी आपसे मुलाकात नहीं करूँगा। अगर ना दिए गए तो फिर आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी आ जाएगी और पल पल आपको बहुत से मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ज़िंदगी में बोलचाल आ जाएगा। बाबर ने इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल की। तुम जो कर सकते हो कर लो। तुम 1 करोड़ रुपए की बात करते हो, मैं तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं दूंगा। आप इनकार कर रही हैं, मैं इनकार कर रहा हूँ। खबरदार जो मुझे आइंदा फ़ोन किया। आप सोचने के लिए कुछ वक्त लेना चाहें तो ले लें, इसके बाद मैं आपको वक्त नहीं दूंगा। शटअप, एक पैसा भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? महताब गुस्से से बोला और फ़ोन लाइन काट दी। इसी नाम में सफ़िया अंदर दाखिल हुई। क्या बात है, किस पर गुस्सा हो रहे हो? कोई बात नहीं। ये जूनियर अदाकार भी अब नखरे करने लगे हैं। महताब बात को छुपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। यावर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। इसने अपने लिखने पढ़ने के लिए ऊपरी मंजिल में कमरा लिया हुआ था जिसकी खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती थी। जब वो अपना काम करते थक जाता तो खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीता, कुछ देर बाहर देखता और वापस अपने काम की तरफ आ जाता। यावर अपनी कुर्सी पर बैठा और क्लिप बोर्ड उठा लिया जिसमें कुछ कागजात लगे होते। वो कुछ चीज़ें इन कागजात पर लिख लिया करता। अचानक इसके मोबाइल फ़ोन पर बेल हुई। इसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ बाबर था। मैं बाबर बोल रहा हूँ सर। हाँ, कैसे हो? जैसा आपने छोड़ा था। बाबर हंसा। कैसे फ़ोन किया? आपसे एक बात करनी है। बाबर ने कहा। हाँ करो, क्या बात करनी है? मेरे पास मुकम्मल कहानी लिखी हुई है। मैं जो ख्वाब लेकर आया था वो पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कहानी ले लें। बाबर ने तहम्मुल से कहा। दरअसल यहाँ बड़े बड़े इदारे पुराने और कहीं नए मश्क राइटर्स के साथ काम करते हैं। नए राइटर्स के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम चाहते हो कि वो कहानी मुझे दे दो तो जैसे तुम्हारी मर्जी। सर, मैंने आपके ड्रामे देखे हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि आप मेरे पसंदीदा राइटर हैं और मेरी चीज़ मेरा पसंदीदा राइटर अपने तजर्बे के साथ लिखे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाबर ने कहा। आपकी मेहरबानी है। यावर ज़हरीला मुस्कुराया। आपको एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप मेरा जिक्र नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस्त में क्या होगा। आप इसका तारा पाना बुनकर इसको ड्रामाई अंदाज में लिखेंगे और सर महताब से डिस्कस करते हैं। मेरा वादा रहा, मैं किसी से भी आपका जिक्र नहीं करूंगा। यावर सीधा हो गया। इसे एक बनी बनाई कहानी मिल रही थी। मैं कोई मुआवजा भी नहीं दूंगा। जब आप एक किस्त लिख कर महताब साहब से डिस्कस कर लिया करेंगे तो मुझे एक कॉल कर दिया करें। मैं आपको ये बता दिया करूंगा कि अगली किस्त में क्या होगा और आप इसका ताना बाना बुन लिया करना। बाबर बोला। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी कहानी जिंदा जावेद हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाया करो, मेरे साथ खाना खाया करो, हम एक साथ सोचा भी करेंगे। यावर इसे मक्खन लगाने की कोशिश करने लगा। मैं सिर्फ आपसे फ़ोन पर रब्ता करूंगा। बाबर ने कहा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो अजनबी कौन है जो 1 करोड़ मांगता है और क्यों मांगता है? इसका मकसद क्या है? तो मुझे ये बताओगे तो मेरे लिए कहानी बढ़ाना आसान हो जाएगा। ये सब मैंने सोचा हुआ है, चंद किस्तों के बाद मैं आपको बता दूंगा। बाबर ने जवाब दिया। ये बताओ पहली किस्त में क्या सोचा है? यावर ने साथ ही पूछ लिया। पहली किस्त में वो अजनबी जब बिजनेसमैन से मिलता है तो वो इसे कुछ वक्त ले लेता है। जब वो बार बार रब्ता करता है तो बिजनेसमैन 1 करोड़ रुपए देने से साफ इनकार कर देता है और पहली किस्त में वो अजनबी इस बिजनेसमैन की बीवी को अगवा कर लेता है। पहली किस्त इसके बीवी का अगवा पर खत्म होगी। यावर जल्दी से बोला। बिल्कुल ऐसा होगा। आप पहली किस्त लिखें, किस्त का आत्मा इसकी बीवी के अगवा पर करें। इसके बाद मैं आप बताऊंगा कि दूसरी किस्त में क्या होगा, फिर बात होगी। बाबर ने यह कहकर फोन कॉल मुनक़ता कर दी और यावर एक तरफ फोन रखकर सोचते हुए कुछ पुरजोश हो गया। यावर के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसने कागज और पेंसिल संभाल कर पहले चंद किरदार लिखे, इसके बाद इसने सीन बनाए और लैपटॉप की तरफ हाथ बढ़ा दिए। यावर पेशावर राइटर था। 40 मिनट की एक किस्त लिखना इसके लिए मुश्किल नहीं थी। पहली किस्त की कहानी सामने थी। इसने कमरे में बंद होकर किस्त लिखी और जब वक्त देखा तो शाम के साए गहरे हो रहे थे। इसने प्रिंट निकालकर तमाम पेपर अलग किए और इन्हें बैग में रखने के बाद बैग अपने कंधे से लटकाया और कमरे से बाहर निकल गया।